स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग की दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं, खास तौर पर सीए इंटरमीडिएट की तैयारी के नजरिए से। हमारे पास स्रोत है ऑडिटिंग और एथिक्स का पहला अध्याय, चैप्टर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। और हमारा मिशन है इसमें से वो अहम बातें निकालना, वो कॉन्सेप्ट समझना जो परीक्षा में बहुत काम आएंगे। कोशिश रहेगी कि हम इसे आसान हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझें, उन पॉइंट्स पर फोकस करें जहां से एमसीक्यूज बनते हैं या डिस्क्रिप्टिव सवाल आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये चैप्टर ऑडिट की एकदम नींव है, फंडामेंटल्स। यहीं से समझ आता है कि भाई ऑडिट आखिर है क्या चीज, क्यों करते हैं, इसका दायरा मतलब कहाँ तक जाता है ये, और एक ऑडिटर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या नहीं। सीए इंटर के लिए ये बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ऑडिट का मतलब क्या है। सोर्स कहता है एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसमें ये इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जांच, ये शब्द बड़ा अहम लगता है ना। हाँ, ये इंडिपेंडेंट शब्द आप समझ लीजिए ऑडिट की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑडिटर जो भी जांच कर रहा है, जो भी नतीजा निकाल रहा है, वो किसी के दबाव में ना हो, किसी रिश्तेदारी, किसी लालच, किसी बाहरी प्रभाव से एकदम मुक्त, ऑब्जेक्टिव होकर, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष। अच्छा। जैसे सोर्स में ही उदाहरण है कि कोई सीए अपने भाई की प्रोप्राइटरी फर्म का ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठ सकता है, बिल्कुल। रिश्ता आड़े आ सकता है। इसी तरह मान लीजिए किसी कंपनी में ऑडिटर के खुद के शेयर्स हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उसका अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ गया ना, हाँ बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंस डाउटफुल हो जाती है। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहलाता है। और परीक्षा के लिए ये इंडिपेंडेंस, इसके थ्रेट्स, ये सब एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गई। मतलब ऑडिटर को बिल्कुल बाहरी प्रभावों से मुक्त और निष्पक्ष रहना है। और ये ऑडिट सिर्फ बड़ी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों का ही होता है या किसी का भी हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स साफ कहता है एनी एंटिटी, मतलब कोई भी संस्था, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बनी हो या ना हो, जैसे एनजीओ या ट्रस्ट, चाहे छोटी हो या बड़ी, चाहे कंपनी हो, फर्म हो, प्रोप्राइटरी हो, किसी का भी ऑडिट हो सकता है। मकसद एक ही है, उसकी फाइनेंशियल जानकारी, खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच करके उन पर अपनी राय, अपना ओपिनियन देना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं शायद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? ये पॉइंट तो एकदम गांठ बांध लेने वाला है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना, उसमें सारे नोट्स टू अकाउंट्स, डिस्क्लोजर्स देना, अकाउंटिंग पॉलिसीज चुनना, ये सब कुछ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और मैनेजमेंट के साथ दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, टीसीडब्ल्यूजी की। अच्छा, तो ऑडिटर का रोल क्या है फिर? ऑडिटर का काम है इन बने बनाए स्टेटमेंट्स को जांचना। वो ये देखता है कि क्या ये स्टेटमेंट्स पीछे के रिकॉर्ड्स, जैसे लेजर, वाउचर, बिल्स, उनसे मेल खाते हैं। क्या कोई जरूरी जानकारी, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गई? क्या सब कुछ साफ साफ बताया गया है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, सब ठीक है? और सबसे जरूरी, क्या ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे इंड एएस या एएस और जो भी कानून लागू होते हैं उनके हिसाब से हैं, ताकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर दें। तो ऑडिटर बनाता नहीं, जांचता है। अच्छा, ये बड़ी क्लैरिटी मिली। और एक दिलचस्प बात सोर्स में है कि ऑडिट कोई नई चीज नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र है। हाँ, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की जड़ें कितनी पुरानी हैं। अर्थशास्त्र में बाकायदा अकाउंटिंग ईयर, अकाउंट्स क्लोजिंग और उनकी जांच, मतलब ऑडिट की बात है। और ये ऑडिट शब्द ये कहाँ से आया? ये लैटिन शब्द ऑडिरे से आया है, जिसका मतलब होता है सुनना। पुराने जमाने में जब लिखना पढ़ना इतना आम नहीं था, तो हिसाब रखने वाले जोर जोर से खाते पढ़ते थे और ऑडिटर उन्हें सुनकर वेरीफाई करते थे कि हाँ भाई सब ठीक है। वाह। हालांकि परीक्षा में सीधे इतिहास से सवाल आने की उम्मीद कम है, पर कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए अच्छा है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं ऑडिटिंग के इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की। मतलब ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, इसमें और भी सब्जेक्ट्स का ज्ञान चाहिए। हाँ, सही पकड़ा आपने। ऑडिटिंग अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये कई विषयों का संगम है। सिर्फ अकाउंटिंग की महारत काफी नहीं है। सोचिए, ऑडिटर को कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, ऐसे कानूनों की समझ होनी चाहिए। ताकि वो देख सके कि लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हैं या नहीं। बिल्कुल।
फिर इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ चाहिए ताकि वो क्लाइंट के बिजनेस को, उसके इंडस्ट्री को समझ सके। स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स चाहिए सैम्पलिंग के लिए, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन चेक करना तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। हाँ, बड़ी कंपनियों में तो बिल्कुल नहीं। डेटा प्रोसेसिंग, आईटी की समझ आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, रेशियो एनालिसिस वगैरह के लिए। और हाँ, बिहेवियरल साइंस भी, क्योंकि ऑडिटर को मैनेजमेंट से, स्टाफ से डील करना है, सवाल पूछने हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को समझने की क्षमता, ये सब भी ज़रूरी है। जी हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो मतलब एक ऑडिटर को काफ़ी वर्सेटाइल होना पड़ता है। ये पॉइंट शायद परीक्षा के लिहाज से ये समझाने में मदद करता है कि ऑडिटिंग का दायरा कितना फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल, और ये भी दिखाता है कि सीए कोर्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों हैं। सब आपस में जुड़े हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑडिट के मुख्य उद्देश्य पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। हाँ। जैसा कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मतलब SA 200 बताता है, 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला क्या है? पहला और सबसे प्रमुख उद्देश्य है रीजनेबल अश्योरेंस हासिल करना। रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में? इस बारे में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर जांच रहा है वो समग्र रूप से, मतलब एज अ होल, किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त हैं या नहीं। मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब कोई ऐसी गलती या चूक जिसका असर यूजर्स के फैसलों पर पड़ सकता है। और ये गलती फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है या सिर्फ एरर की वजह से? हाँ बिल्कुल, फ्रॉड यानी धोखाधड़ी या एरर यानी अनजाने में हुई गलती, दोनों ही वजहों से हो सकती है। यहाँ ये रीजनेबल एश्योरेंस यानी उचित आश्वासन शब्द बहुत ध्यान देने वाला है। सोर्स कहता है ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस यानी पूर्ण आश्वासन नहीं है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये परीक्षा के लिए तो बहुत ही क्रिटिकल लगता है। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है एक हाई लेवल का एश्योरेंस, मतलब ऑडिटर काफी हद तक रीजनेबली आश्वस्त है कि स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है? नहीं, ये गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्ट हैं, उनमें कोई गलती है ही नहीं। ऑडिट में हमेशा एक रिस्क रहता है, ऑडिट रिस्क। रिस्क कि शायद कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट पकड़ में ना आए और ऑडिटर अनजाने में गलत ओपिनियन दे दे। अच्छा। और इस ऑडिट रिस्क को शून्य मतलब 0 तक लाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ऑडिट की अपनी कुछ सीमाएं हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस, उन पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है। तो ये रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस का फर्क, ये MCQ का फेवरेट एरिया है, इसे अच्छे से समझना है। समझ गई। तो पहला उद्देश्य हुआ रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करना, और दूसरा उद्देश्य? दूसरा उद्देश्य सिंपल है, जो भी जांच ऑडिटर ने की, जो सबूत उसे मिले, उसके आधार पर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपनी एक रिपोर्ट देना। और ये रिपोर्ट कैसे देनी है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी एसेज में बताया गया है। तो अपनी फाइंडिंग्स को एसेज के अनुसार कम्युनिकेट करना। संक्षेप में, पहला एश्योरेंस पाना, दूसरा उस पर रिपोर्ट देना। और उसमें क्या क्या काम शामिल हैं, इसमें वो सारे पहलू कवर होने चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट हैं। ऑडिटर को ये तसल्ली करनी है कि जिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सोर्स डेटा के बेस पर स्टेटमेंट्स बने हैं वो भरोसे लायक मतलब रिलायबल और पर्याप्त मतलब सफिशिएंट है। इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स को समझता है, उन्हें इवैल्यूएट करता है, फिर ज़रूरत के हिसाब से वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स अपनाता है, जैसे वाउचिंग, एसेट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेना। जैसे बैंक से बैलेंस कंफर्म करना। हाँ, बैंक बैलेंस, डेटा बैलेंस, क्रेडिटर बैलेंस, ये सब। और सोर्स ये भी कहता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट की चुनी हुई अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी देखता है। हाँ, ये भी स्कोप का हिस्सा है। देखिए, पॉलिसीज चुनना मैनेजमेंट का काम है, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए SLM या WDV, इन्वेंट्री के लिए FIFO या वेटेड एवरेज। ऑडिटर का काम है ये देखना कि जो पॉलिसी चुनी है वो संस्था के लिए ठीक है, एप्रोप्रिएट है, क्या उसे पिछले सालों की तरह ही कंसिस्टेंटली यूज किया गया है, और क्या उसका सही डिस्क्लोजर हुआ है स्टेटमेंट्स में। अगर पॉलिसी बदली है तो क्यों बदली, उसका क्या असर हुआ, ये सब देखना। ये तो ही वो बातें जो स्कोप में आती हैं, पर क्या कुछ ऐसा भी है जो ऑडिटर के दायरे से बाहर है? ये जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, 100 साफ कहता है कि ऑडिटर से उन कामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब पेशेवर क्षमता से बाहर है। जैसे? जैसे वो कोई इंजीनियर तो है नहीं,
तो किसी मशीन की बची हुई लाइफ या बिल्डिंग की मजबूती पर वो एक्सपर्ट कमेंट नहीं दे सकता। सही बात है। वो डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है, पर वो कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं है कि हर जाली दस्तखत या नकली डॉक्यूमेंट पकड़ ले। अच्छा, मतलब ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसका प्राइमरी काम नहीं है। प्राइमरी नहीं, वो रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करेगा, पर वो एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो अक्सर परीक्षा में आता है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, ऑडिट कोई आधिकारिक जांच मतलब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है जैसे पुलिस या सीबीआई करती है। इन्वेस्टिगेशन का मकसद अक्सर किसी खास गड़बड़ी या फ्रॉड को ढूंढना होता है। उसका स्कोप गहरा और शायद सीमित हो सकता है, जबकि ऑडिट का स्कोप आमतौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देने के लिए होता है, जो ज्यादा ब्रॉड होता है। हाँ, अगर ऑडिटर को शक होता है तो वो अपनी प्रोसीजर्स बढ़ा सकता है, पर उसके पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी पावर्स नहीं होती, सर्च सीजर वाली। ये अंतर समझना केस स्टडीज के लिए वाकई जरूरी है। हमने पहले रीजनेबल अश्योरेंस की बात की थी और कहा था कि ऑडिट 100% गारंटी यानी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। इसका कारण है ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस, मतलब अंतर्निहित सीमाएं। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट तो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल है। ये लिमिटेशंस ऑडिट प्रोसेस में नेचुरली मौजूद है, जिन्हें आप चाहकर भी पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। सोर्स में इसके कई कारण दिए हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला क्या है? पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त मैनेजमेंट को कई अनुमान, कई जजमेंट्स लेने पड़ते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना, कितना पैसा शायद डूब जाएगा, या किसी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी माननी है। इन जजमेंट्स में सब्जेक्टिविटी होती है, अनिश्चितता होती है, तो 100% एक्यूरेसी तो संभव ही नहीं है। ठीक है। दूसरा कारण है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर हर ट्रांजैक्शन चेक नहीं करता, वो सैम्पलिंग करता है। हाँ, सैंपल बेसिस पे। बिल्कुल। अब सैम्पलिंग में हमेशा ये रिस्क रहता है कि जो सैंपल चुना शायद वो पूरी पॉपुलेशन को सही से रिप्रेजेंट न करे, कोई गड़बड़ी अनदेखी रह जाए। इसके अलावा मैनेजमेंट जानबूझकर जानकारी छुपा सकता है या गलत जानकारी दे सकता है। फ्रॉड को छुपाने के लिए बहुत चालाकी से झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, मिलीभगत हो सकती है। और ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेशन का एक्सपर्ट नहीं है, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। तीसरा कारण है कि ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर के पास वो पावर्स नहीं है, वो मैनेजमेंट पर निर्भर है जानकारी के लिए। चौथा, टाइमलीनेस। ऑडिट एक तय समय में पूरा करना होता है ताकि रिपोर्ट यूजर्स के लिए रेलेवेंट रहे। हाँ, नहीं तो उसका फायदा ही क्या। बिल्कुल। इस टाइम के दबाव में हर चीज की बहुत गहरी खुदाई शायद न हो पाए। कॉस्ट बेनिफिट भी देखना होता है। और पांचवा, फ्यूचर इवेंट्स। ऑडिट तो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का होता है, बीते हुए समय का। वो भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान नहीं लगा सकता। कोई ऐसी घटना हो सकती है जो कंपनी के गोइंग कंसर्न पर असर डाल दे, जैसे टेक्नोलॉजी बदल जाए एकदम से। हाँ, या कोई बड़ा कस्टमर चला जाए, तो ऑडिट इसकी गारंटी नहीं देता। ये लिमिटेशन समझना वाकई बहुत जरूरी है। इससे साफ होता है कि क्यों एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी कभी-कभी फ्रॉड या एरर सामने आ जाते हैं। इस पर एमसीक्यू बन सकता है, इनमें से कौन सी ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है। हाँ, या फिर डिस्क्रिप्टिव सवाल आ सकता है इन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। बिल्कुल। ये ऑडिटर की काबिलियत पर सवाल नहीं, बल्कि ऑडिट प्रोसेस की प्रकृति को दिखाता है। एकदम सही। सोर्स में एश्योरेंस एंगेजमेंट्स का भी जिक्र है। कहा गया है कि ऑडिट इसी का एक प्रकार है। ये एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? हाँ, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एक प्रैक्टिशनर, जैसे कि एक सीए प्रैक्टिशनर, हाँ, वो किसी सब्जेक्ट मैटर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सब्जेक्ट मैटर, उसकी जांच करता है। कुछ तय मापदंडों मतलब क्राइटेरिया, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया के आधार पर उसे इवैल्यूएट करता है, और फिर उस इवैल्यूएशन के नतीजे पर एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन देता है। इस कंक्लूजन का मकसद होता है उस सब्जेक्ट मैटर के इंटेंडेड यूजर्स, जैसे शेयर होल्डर्स, बैंक्स, इंटेंडेड यूजर्स, उनका उस सब्जेक्ट मैटर पर विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो एसेंशियली प्रैक्टिशनर एक तरह का भरोसा, एक एश्योरेंस दे रहा है। इसके कुछ एलिमेंट्स मतलब तत्व भी बताए गए हैं सोर्स में। क्या ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, ये 5 तत्व एश्योरेंस एंगेजमेंट की परिभाषा के बिल्कुल कोर में है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने चाहिए। पहला, 3 पार्टी रिलेशनशिप। हमेशा 3 पक्ष होंगे, प्रैक्टिशनर,
रिस्पॉन्सिबल पार्टी जैसे मैनेजमेंट और इंटेंडेड यूजर्स। प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है। दूसरा, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, वो चीज जिसकी जांच हो रही है, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। तीसरा, सूटेबल क्राइटेरिया, वो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट जांच होगी, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉ। ओके। चौथा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, प्रैक्टिशनर को सबूत चाहिए अपना कंक्लूजन देने के लिए। और यही वो एमसीक्यू वाला पॉइंट है। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। सफिशिएंट क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट क्वालिटी, याद रहेगा। और पांचवा, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, आखिरी में एक लिखित रिपोर्ट जिसमें कंक्लूजन दिया हो। तो ये पांचों तत्व होने चाहिए एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में। और क्या इसमें अश्योरेंस के लेवल भी अलग अलग होते हैं? एब्सोल्यूट नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट इसका क्लासिक उदाहरण है। इसमें प्रोसीजर्स ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। ओपिनियन पॉजिटिव फॉर्म में होता है, जैसे ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। बिल्कुल। दूसरा है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें एश्योरेंस का लेवल रीजनेबल से कम होता है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू, इसका उदाहरण। अच्छा, रिव्यू। हाँ, इसमें ऑडिट के मुकाबले कम प्रोसीजर्स होते हैं। ज्यादातर इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओपिनियन नेगेटिव फॉर्म में होता है। नेगेटिव फॉर्म मतलब ऐसे कहा जाता है कि हमारी जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे हमें लगे कि स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। समझ गई। ये ऑडिट रीजनेबल अश्योरेंस और रिव्यू लिमिटेड अश्योरेंस का अंतर, ये तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। इस पर सवाल बनता ही बनता है। इनके अलावा और भी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा दूसरे सब्जेक्ट मैटर पर होते हैं, जैसे भविष्य की जानकारी या इंटरनल कंट्रोल्स पर रिपोर्टिंग। इसका मतलब ऑडिट और ऐसी दूसरी सेवाओं के लिए बाकायदा स्टैंडर्ड्स मानक बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। आईसीएआई ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का एक पूरा फ्रेमवर्क जारी किया है। इन्हें जानना जरूरी है, खासकर एमसीक्यूज के लिए। मोटे तौर पर ये हैं एसएज, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऑडिट पर लगते हैं। ऐसे 200, ऐसे 500 जैसे। हाँ, बिल्कुल। फिर है एसआरईज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, ये रिव्यू पर लगते हैं। फिर एसएईज, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ये ऑडिटर व्यू के अलावा बाकी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स पर। फिर एसआरएसएस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये उन सेवाओं पर जहां एश्योरेंस नहीं दिया जाता, जैसे अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स या कंपाइलेशन। और एक एसक्यूसी भी है। हाँ, एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये किसी एक एंगेजमेंट पर नहीं बल्कि पूरी फर्म के लेवल पर लागू होते हैं। ये फर्म की ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के लिए है। एसक्यूसी 1 मुख्य है। इन सभी स्टैंडर्ड्स का पालन करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये स्टैंडर्ड्स क्वालिटी और कंसिस्टेंसी लाते हैं। चाहे ऑडिट कोई भी फर्म करे, एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो होगा। ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी जुड़े हैं। इससे प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यूजर्स को भरोसा रहता है, और ये हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो इनका पालन करे। ठीक है, अब बात करते हैं खुद ऑडिटर की। एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी है या कुछ और गुण भी चाहिए? सोर्स में इस पर भी कुछ है। टेक्निकल नॉलेज तो फाउंडेशन है ही। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ, टैक्स, ये सब तो चाहिए ही, जो पढ़ाई, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन एक अच्छा और भरोसेमंद ऑडिटर बनने के लिए पर्सनल क्वालिटीज भी उतनी ही जरूरी हैं। जैसे इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदारी, खरापन, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस, निष्पक्षता, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की बातें गुप्त रखना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर, अपना ज्ञान अपडेट रखना और काम सावधानी से करना। और एक बहुत जरूरी चीज, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना, चीजों को आंख बंद करके मान नहीं लेना, सबूतों को क्रिटिकली देखना, अलर्ट रहना। इनके अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, व्यवहार कुशलता, धैर्य, सही जजमेंट लेने की क्षमता, ये सब भी चाहिए। वाकई एक ऑडिटर की भूमिका काफी जिम्मेदारी भरी है। अंत में संक्षेप में बात करते हैं कि ऑडिट की जरूरत क्यों है और इसके फायदे क्या हैं। बेनिफिट्स एंड नीड फॉर ऑडिट। इसके कई फायदे हैं जो इसकी जरूरत बताते हैं। सबसे पहला तो स्टेक होल्डर्स का विश्वास बढ़ता है। शेयर होल्डर्स, बैंक, सरकार, इन सबको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ज्यादा भरोसा होता है, खासकर कंपनियों में जहां मालिक और मैनेजमेंट अलग होते हैं। बिल्कुल। दूसरा,
कर्मचारियों पर एक मॉरल चेक रहता है। उन्हें पता होता है कि हिसाब की जांच होगी। तीसरा, गलतियों और फ्रॉड का पता लगाने में मदद मिलती है। हालांकि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर ऑडिट के दौरान अक्सर ये पकड़ में आ जाते हैं। चौथा, इंटरनल कंट्रोल्स में सुधार होता है। ऑडिटर अक्सर कमजोरियां बता देता है मैनेजमेंट को। पांचवा, डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट में मदद मिलती है, जैसे पार्टनर्स के बीच हिसाब को लेकर। और छठा, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, टैक्स अथॉरिटीज, बैंक लोन के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट्स परीक्षा में लिखने के काम आ सकते हैं। तो आज हमने ऑडिट के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों को समझा, उसकी परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, दायरा, सीमाएं, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स और संबंधित स्टैंडर्ड्स। ये सारी बातें सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 की एक मजबूत समझ बनाने में यकीनन मददगार होंगी। ये साफ है कि ऑडिट फाइनेंशियल वर्ल्ड में ट्रांसपेरेंसी और विश्वास के लिए कितना जरूरी है, भले ही इसकी अपनी सीमाएं हों। हाँ, और दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, रीजनेबल अश्योरेंस एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, और दूसरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की नहीं। इन लिमिटेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना सबके लिए जरूरी है, और स्टैंडर्ड्स का पालन करना क्वालिटी के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा के आधार पर श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जैसे सैंपलिंग पर निर्भरता, मैनेजमेंट के जजमेंट्स का असर, और ये कि ऑडिटर जाली दस्तावेजों को पकड़ने का एक्सपर्ट नहीं है। साथ ही आजकल फ्रॉड के तरीके भी बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। ऐसे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर यूजर्स का विश्वास बनाए रखने और बढ़ाने के लिए ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को और कैसे मजबूत कर सकता है? क्या टेक्नोलॉजी जैसे डेटा एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कोई बड़ी भूमिका निभा सकती है? इस पर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।